औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स 1 का। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है वो सिमेट्री ऑपरेशंस जो हैं स्टडी किए थे। तो जिसके अंदर मैंने आपको 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड और 6 फोल्ड सिमेट्री ऑपरेशंस के बारे में बताया था। लेकिन जो है कि वहाँ पर हमने ये डिस्कस नहीं किया था, 5 फोल्ड सिमेट्री हमने डिस्कस नहीं थी की। तो जो लेटेसेस हैं उनके अंदर जो है वो 2, 3, 4 या 6 फोल्ड जो रोटेशंस हैं वो अलाउड हैं, लेकिन 5 फोल्ड रोटेशन जो है वो अलाउड नहीं है। तो ये ऐसा क्यों है, अब इस चीज़ को हमने समझना है। तो ये भी तकरीबन 1 घंटे की वीडियो होगी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा बेसिक मकसद ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको तमाम नोट्स भी यहाँ पे लिखवा दिए जाएँ साथ ही लेक्चर के अंदर, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलें शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि क्यों जो हैं ओनली 2, 3, 4 and 6 fold rotations are allowed इन लेटेसेस। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ये 2, 3, 4 और 6 जो हैं ये अलाउड हैं लेटेसेस के अंदर। तो 5 फोल्ड सिमेट्री क्यों एग्जिस्ट नहीं करती, इसका प्रूफ हम देखते हैं। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं इसके रीज़न को। तो कंसिडर करें कि हमारे पास 2 अरेज हैं एटम्स के एक क्रिस्टल के अंदर। कंसिडर 2 arrays of atoms in a crystal। 2 arrays हैं एटम्स की एक क्रिस्टल के अंदर, और जो डिस्टेंस है इन 2 कंसेक्टिव एटम्स के दरमियान वो है a, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स अपर लेयर के अंदर m है। तो अगर एटम 1 जो है वो अपर लेयर के अंदर रोटेट करे एंटी क्लॉकवाइज अबाउट एटम 2 किसी एंगल अल्फा के ज़रिए, तो इट टेक्स द पोजीशन ऑफ एटम 1 प्राइम इन द सेकंड लेयर। तो जब इसको रोटेट करेंगे तो वो पोजीशन एटम 1 की जो है वो सेकंड लेयर के अंदर ले लेगा, यानी कि एटम 1 की 2 एटम जो है वो एटम 1 की पोजीशन को ले लेगा। तो जो डिस्टेंस है, the distance between 2 consecutive atoms is a, उसको a से हम डिनोट करते हैं। और जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है अपर लेयर के अंदर एंड द टोटल number of atoms in the upper layer, और जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं अपर लेयर के अंदर वो m है। ठीक है, दैट आर इक्वल टू m, टोटल इज m, वो m है जो टोटल नंबर ऑफ हैं। अब अगर एटम 1 इन अपर लेयर इज स्टेटेड, इफ atom 1 in the upper layer is rotated, तो अगर अब आप एटम 1 जो है उसको अपर लेयर में रोटेट करें एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, about atom 2, about atom 2 through an angle alpha, किसी एंगल अल्फा के थ्रू आप इसको रोटेट करें। तो इट टेक्स द पोजीशन ऑफ एटम, it
takes the position of atom 1 प्राइम। तो ये नई पोजीशन ले लेगा एटम की 1 प्राइम इन द सेकंड लेयर। सेकंड लेयर के अंदर जो दूसरी लेयर है उसमें, यानी कि एटम 2 जो है वो एटम 1 की पोजीशन ले लेगा सेकंड लेयर में आफ्टर द रोटेशन। तो अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं ये डायग्राम बनाता हूँ, फिर उस डायग्राम से हमें जो है ये चीज़ ज़्यादा जो है वो समझ आएगी। तो आप देखें कि अगर हमारे पास जो है एक से लेकर m तक एटम्स हैं, ठीक है, ये एक एटम 1 इसको कह देते हैं, और ये यहाँ से लेकर इधर तक ये कोई m हमारे पास एटम्स हैं। तो ये पहला एटम है, उसके बाद इधर से लेके यहाँ तक अगर इसको मिला दें तो ये मेरे पास एटम 2 है, उसके बाद यहाँ पर एटम 3 है, इसके बाद यहाँ पर एटम 4 है, और इस जगह के ऊपर अब आप देखें यहाँ पर जहाँ पर एटम m आ रहा है, इधर से ये इसको मिलाएं इसके साथ और इसको इसके साथ मिला दें, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर अब इस जगह पर ये चीज़ जो आ रही है ये वाली, इसको इसके साथ मतलब ये m-1 है, ये वाला एटम ये m-1 है, इधर से कोई एंगल अल्फ़ा बन रहा है और यहाँ पर भी इधर से कोई एंगल अल्फ़ा जो है वो बन रहा है, और यहाँ पर रोटेशन के बाद ये पोजीशन 1 प्राइम है और ये पोजीशन m प्राइम है, ठीक है। अब इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो आपको पता है कि a है कंजक्टिव एटम्स के दरमियान, तो ये वाला कंपोनेंट जो है ये a cos ऑफ अल्फ़ा और ये वाला भी a cos ऑफ अल्फ़ा जो है वो बन जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब आप देखें कि सिमिलरली अगर एटम m, पहले हमने 1 को रोटेट किया है, सिमिलरली अगर एटम m जो है इसको हम रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज अबाउट एटम m-1। सिमिलरली अगर इफ एटम m जो है इज रोटेटेड, इसको हम रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज अबाउट द एटम m-1, अबाउट द एटम m-1 एटम के अबाउट थ्रू एन एंगल अल्फा, थ्रू एन एंगल अल्फा, और ये कोई एंगल अल्फा के थ्रू रोटेट होता है। इट विल टेक द पोजीशन ऑफ एटम m प्राइम, तो इट विल टेक द पोजीशन ऑफ एटम m प्राइम। तो ये एटम m प्राइम की पोजीशन जो है वो ले लेगा, यानी कि इसको करेंगे तो ये m प्राइम की, अगर m को करेंगे तो ये m प्राइम रोटेशन के बाद ये m प्राइम पोजीशन के ऊपर आ जाएगा इन द सेकंड लेयर के अंदर, ठीक है जी। ये एक ऊपर वाली लेयर है, ये एक नीचे वाली लेयर है, एक फर्स्ट लेयर है, एक सेकंड लेयर है।
तो हम फिगर से, इस फिगर को हम कह देते हैं कोई फिगर 1, ये फिगर 1 है। तो फ्रॉम फिगर इट कैन बी सी दैट डिस्टेंस बिटवीन एटम 2 एंड एटम m-1। तो अगर आप फिगर देखें तो इससे आप देखेंगे कि जो डिस्टेंस है फ्रॉम फिगर 1, अगर हम इस फिगर 1 को देखें तो इस फिगर 1 के मुताबिक इट कैन बी सी द डिस्टेंस बिटवीन एटम 2, it can be seen that the distance between atom 2 के जो डिस्टेंस है एटम 2 और एटम m-1 के दरमियान, एंड एटम m-1 इज, अब ये डिस्टेंस देखा, इसका कंपोनेंट क्या बन रहा है, ए कॉज ऑफ अल्फा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर, m-1 एटम हो जाएगा और साथ इसके ए डिस्टेंस आ जाएगा और साथ में इसके आ जाएगा -2a। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये m-3 a जो है ये आपके पास आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, अब जो टोटल डिस्टेंस है आपके पास पॉइंट्स ए और बी के दरमियान, अब पॉइंट्स ए और बी, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, अब ये जो पॉइंट जा रहे हैं जहाँ पर ये मुख्तलिफ किस्म के एटम्स आ रहे हैं, इन पॉइंट ए और बी के दरमियान में टोटल डिस्टेंस जो होगा वो एक तो निकला आपके पास m-3a और साथ में आप देख लेंगे ये a cos ऑफ अल्फ़ा, a cos ऑफ अल्फ़ा, इनको जमा कर दें तो 2a cos ऑफ अल्फ़ा जो है वो टोटल डिस्टेंस इन पॉइंट ए और बी के दरमियान निकल आएगा। तो इफ़ टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस बिटवीन एटम्स 1 एंड m' आर p, अब टोटल नंबर ऑफ जो स्पेसेस हैं इस एटम 1 और m' के दरमियान वो p हैं, ठीक है, यानी कि रोटेशन के बाद। अब 1' और m' कब आ रहा है, जब आपने इसको रोटेट कर दिया, तो रोटेशन के बाद 1' और m' जो है वो आपके पास आ रहा है। तो अब इनके दरमियान जो है 1' और m', तो अब आप देखें कि इफ टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस, इफ टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस, अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस जो हैं बिटवीन एटम्स 1' एंड m', ये 1' और m', इनके दरमियान में जो टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस हैं वो अगर p हैं, उनको हम कहेंगे नाम p का दे देते हैं, तो फिर देन डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड m' विल बी pa, देन द डिस्टेंस between 1' and m' will be pa, तो वो डिस्टेंस pa के बराबर हो जाएगा। लिहाजा देयरफॉर आप लिख सकते हैं इसको कि pa, अब ये जो डिस्टेंस 1 और m' के दरमियान है ये कितना है, ये m-3a प्लस 2a cos ऑफ अल्फ़ा के बराबर है। तो इसको आप कह सकते हैं कि pa से डिवाइड कर दें तो m-3 प्लस 2 cos ऑफ अल्फ़ा के
बराबर आ जाएगा। और यहाँ से cos ऑफ अल्फ़ा का एंगल जो है ये 3 + p - m डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है इस एंगल के मुताबिक हमारे पास ओनली 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं। देयर आर ओनली 5 पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पर हमारे पास 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इन 5 पॉसिबिलिटीज़ को हम देखते हैं। तो पहले नंबर पर केस नंबर 1, केस नंबर 1 के अंदर अगर मैं p - m को -1 के बराबर पुट कर दूँ, p - m = -m इसके में, तो cos ऑफ अल्फ़ा मेरे पास 2 - 1/2 आ जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू सॉरी 3, ये होगा 3 - 1 तो 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। यानी कि cos ऑफ अल्फ़ा मेरे पास जो है वो 1 के बराबर निकल आया। तो इसका मतलब है कि जो अल्फ़ा है हमारे पास वो या तो 0 डिग्री के बराबर हो या 360 डिग्री के बराबर हो। तो यहाँ से n जो है वो 2π/5 अगर आप निकालें तो इसके अंदर 360 डिग्री डिवाइडेड 360 डिग्री 1 के बराबर आ जाएगा। सो द क्रिस्टल विल हैव 1 फोल्ड रोटेशन सिमेट्री। तो इससे केस 1 में द क्रिस्टल हैज़ 1 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है जी। तो इस फार्मूले के मुताबिक अब हमारे पास जो है वो 1 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री जो है वो निकली है। उसके बाद केस नंबर 2 के अंदर अगर हम पुट कर दें इफ p - m = -2, तो cos ऑफ अल्फ़ा मेरे पास आ जाएगा 3 - 2 डिवाइडेड बाई 2, तो दैट इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से अल्फ़ा जो है यानी कि cos इनवर्स 1/2 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो अब आप n को पुट करें, n 360 डिग्री डिवाइडेड बाई अल्फ़ा, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 60 डिग्री, तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 6 के। सो द क्रिस्टल हैव 6 फोल्ड रोटेशन सिमेट्री। तो लिहाजा द crystal has 6 fold rotational symmetry। तो लिहाजा क्रिस्टल जो है अब उसके पास 6 फोल्ड, क्योंकि 6 निकल आया n, तो 6 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री है। ठीक है जी। अब 2 यहाँ तक हमने सिमेट्रीज जो हैं उनको निकाल लिया। अब आ जाए उसके बाद केस नंबर 3 के ऊपर। तो केस नंबर 3 जो है इसको देखें तो अगर इफ p - m = -3 के बराबर है, तो फार्मूला जो है cos ऑफ अल्फ़ा यह आ जाएगा 3 - 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो 0/2 = 0 के बराबर आ जाएगा।
तो cos ऑफ अल्फ़ा ज़ीरो हो जाएगा और अल्फ़ा cos इनवर्स ज़ीरो जो है अल्फ़ा 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो n जो है वो 360 डिग्री ओवर अल्फ़ा यानी कि 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 90 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 4. So the crystal will have, four-fold rotational symmetry. तो लिहाजा क्रिस्टल जो है उसके पास 4-fold रोटेशनल सिमेट्री है। उसके बाद केस नंबर 4 देखें अगर आप, तो केस नंबर 4 के अंदर इफ P माइनस एम इज इक्वल टू -4, तो cos ऑफ अल्फ़ा जो है वो 3 - 4 डिवाइडेड बाई 2 -1/2 के बराबर आ जाएगा और cos ऑफ अल्फ़ा 1/2 माइनस हो जाएगा, तो अल्फ़ा cos इनवर्स -1/2। cos इनवर्स -1/2 जो है वो अल्फ़ा 120 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि फिर n जो है वो 360 डिग्री ओवर अल्फ़ा 360 डिग्री ओवर 120 डिग्री के बराबर आ जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि इसमें द क्रिस्टल हैज़ थ्री-फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री। तो क्रिस्टल जो है उसका मतलब है कि उसके पास 3-fold रोटेशनल सिमेट्री है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाए केस नंबर 5 के ऊपर। तो केस नंबर 5 जो है इसमें इफ P माइनस एम इज इक्वल टू -5 हो, तो cos ऑफ अल्फ़ा 3 - 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस -2/2 जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो 2 से कट गया तो -1, तो अल्फ़ा cos इनवर्स -1 दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब है कि n 360 डिग्री ओवर अल्फ़ा 360 डिग्री ओवर 180 डिग्री, तो दैट इज़ इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है द क्रिस्टल हैज़ 2-fold rotational symmetry। तो क्रिस्टल जो है उसके पास 2-fold रोटेशन सिमेट्री है। तो इट इज गिवन दैट m and p आर इंटीजर्स एंड द इक्वेशन हैज ओनली 5 पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो p और m कोई इंटीजर्स हैं और जो इक्वेशन है आपके पास cos ऑफ अल्फ़ा वाली उसके सिर्फ 5 पॉसिबल सॉल्यूशंस जो हैं आपके पास। तो 5 सिमेट्रीज, फिर 5 पॉसिबल सॉल्यूशन है तो 5 सिमेट्रीज निकली। तो thus we conclude that only rotational symmetries are possible for n 1 2 4 and 6। ठीक है, 5 निकली हैं, उसमें 5 वाली नहीं आ रही, बाकी जो है वो सारी सिमेट्रीज जो हैं वो पॉसिबल हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ गिवन दैट कि हम ये कह सकते हैं कि m एंड p, m और p जो हैं और इंटीजर्स, वो इंटीजर्स हैं। ठीक है, एंड इक्वेशन हैज़ ओनली 5 एंड इक्वेशन हैज़
ओनली 5 सॉल्यूशंस, और इक्वेशन जो है हमारे पास उसकी सिर्फ 5 सॉल्यूशंस हैं। thus we conclude that only कि सिर्फ हमारे पास जो है these rotational symmetries are possible for which n is equal to 1, 2, 3, 4, 6। तो आपको ये वाली जो है सिर्फ सिमेट्रीज जो हैं वो अवेलेबल हैं, इसके अलावा बाकी सिमेट्रीज जो हैं वो आपको अवेलेबल नहीं है। तो अब यहाँ पर हमने मैथमेटिकली तो ये करके देख लिया कि हमारे पास जो है ये एक सिमेट्री बीच में जो है वो नहीं आ रही, तो बाकी सिमेट्रीज जो हैं वो पॉसिबल हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 6 जो हैं वो पॉसिबल हैं, लेकिन जो आपके पास दूसरी सिमेट्रीज हैं वो पॉसिबल नहीं है। तो अब जो 5th सिमेट्री है वो पॉसिबल क्यों नहीं है? मैथमेटिकली तो हमने देख लिया। तो 5th फोल्टेशन सिमेट्री जो है ये पॉसिबल नहीं है क्रिस्टोग्राफी के अंदर, क्योंकि जो फंडामेंटल रूल्स हैं आपके एटम्स के अरेंज करने के क्रिस्टल लेटस के अंदर, उनके अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ एग्जिबिट करता है सिमेट्रीज 1, 2, 3, 4 और 6। तो कोई भी जो क्रिस्टल जो है वो रिपीट करता है अपने आप को पीरियोडिकली स्पेस के अंदर, और ये जो अरेंजमेंट होती है इसके यूनिट सेल की, ये मस्ट फिट टुगेदर करती है परफेक्टली विदाउट गैप्स। तो व्हेन यू ट्राई टू टाइटल द प्लेन विद पेंटागॉन्स, यानी कि जब आप इसको पेंटागॉन या कॉरस्पॉन्ड करते हैं 5 फोल्ड सिमेट्री के लिए, तो गैप्स जो इनके दरमियान में होते हैं वो इंटरनल एंगल जो होते हैं पेंटागॉन के वो हर 108 डिग्री ईच हो जाते हैं, जो कि अलाउ नहीं करते हैं परफेक्ट टाइटलिंग। और मैथमेटिकली भी हम इसको प्रूव करके देख सकते हैं कि 1, 2, 3 और 4 रोटेशनल सिमेट्रीज जो हैं वो हमें मिल जाती हैं। तो इंटरेस्टिंगली जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एग्जिबिट नहीं करते 5 फोल्ड सिमेट्री को, अनलाइक ट्रेडिशनल क्रिस्टल्स या क्वाजी क्रिस्टल्स एंड ऑर्डर्ड येट नॉट पीरियोडिक स्ट्रक्चर्स। तो जो पीरियोडिक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें फिर 5 फोल्ड सिमेट्री हमें नहीं मिलती, लेकिन जो बाकी 1, 2, 3, 4 और 6 फोल्ड सिमेट्रीज हैं वो हमें मिल जाती हैं। तो ये अब मैंने आपको फिजिकली भी इसकी बता दिया। बेसिकली इसका मतलब ये है कि पीरियोडिसिटी जो है ना वो 5 फोल्ड को अलाउ नहीं करती है, क्योंकि पीरियोडिक स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टल का। तो अब आप देखें कि हमारे पास जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारे पास मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस, अब हमने जो रोटेशनल सिमेट्री है उसको पढ़ लिया। अब मिलर इंडिसेस क्या हैं? अ नोटेशन कन्वेंशनली यूज्ड टू डिस्क्राइब लेटेस्ट पॉइंट्स, ऐसी नोटेशन के जिसकी मदद से हम लेटेस्ट पॉइंट्स को डिस्क्राइब करते हैं, उसकी डायरेक्शंस और प्लेन्स को इज़ नोन एज मिलर इंडिसेस। तो उसको हम मिलर इंडिसेस का नाम देते हैं।
नोटेशन कन्वेंशनली, एक ऐसी नोटेशन जिसको आप कन्वेंशनली यूज करते हैं टू डिस्क्राइब, ये डिस्क्राइब करने के लिए लेटेस्ट पॉइंट्स को, डायरेक्शंस एंड प्लेन्स, और प्लेन्स जो है तो इज नोन एज मिलर इंडिसेस। तो इनको हम मिलर इंडिसेस, यानी कि वो नोटेशन कि जिसकी मदद से हम लेटेस्ट के पॉइंट्स, उनकी डायरेक्शंस और प्लेन्स को डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम मिलर इंडिसेस कहते हैं। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश मिनरोलॉजिस्ट W.H. मिलर। तो मिनरोलॉजिस्ट था एक ब्रिटिश W.H. मिलर, उसने 1839 में इनको इंट्रोड्यूस करवाया। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनरोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया मिनरोलॉजिस्ट W.H. मिलर से जो कि ब्रिटिश था इन 1839, और ये ब्रिटिश था, यानी कि ब्रिटिश मिनरोलॉजिस्ट था, इसने इनको इंट्रोड्यूस करवाया। अब हम यहाँ पर कुछ इसके पॉइंट्स आप नोट कर लें। तो नंबर 1 के ऊपर जो HKL है, HKL रिप्रेजेंट्स ए डायरेक्शन, HKL जो है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद नंबर 2 के ऊपर HKL रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ डायरेक्शन, ये पूरा जो है रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट से फैमिली ऑफ डायरेक्शंस, यानी कि जो मुख्तलिफ डायरेक्शंस की फैमिलीज होती हैं उनको डिनोट करता है। उसके बाद HKL ये रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ प्लेन्स, रिप्रेजेंट्स ए फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो ये प्लेन्स की फैमिलीज जो होती हैं उनको डिस्क्राइब करता है। तो HKL अगर बड़ी ब्रैकेट के साथ हो तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, छोटी ब्रैकेट के साथ हो तो फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, और अगर दरमियानी ब्रैकेट के साथ हो तो जो है वो प्लेन्स को डिस्क्राइब करता है। अब मिरर इंडिसेस जो हैं डायरेक्शंस के लिए, सबसे पहले हम उनको देखते हैं। मिलर इंडिसेस फॉर डायरेक्शन, कि हमारे पास डायरेक्शन के लिए जो मिलर इंडिसेस हैं HKL, ये कौन कौन सी होती हैं। तो मिलर इंडिसेस फॉर डायरेक्शन आर डिफाइंड बाय 3 स्मॉलेस्ट इंटीजर्स दैट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द लेटेस्ट पॉइंट नियरेस्ट टू द ओरिजिन इन ए गिवन डायरेक्शन। तो मिलर इंडिसेस जो डायरेक्शन के लिए हैं ये बेसिकली डिफाइन की जाती हैं 3 स्मॉलेस्ट इंटीजर से, जो कि किसी लेटेस्ट पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं किसी ओरिजिन के अबाउट। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक फिगर बनाऊं, ये देखिए आप, ये एक 3D के अंदर मैंने जो है वो फिगर बनाई, तो यहाँ पर ये एक पॉइंट P है और N1 N2 N3 ये 3 इधर जो है वो इंटीजर्स हैं। ठीक है जी, ये 3 हमारे पास इंटीजर्स हैं। तो इस तरफ X है,
इस तरफ z है और इस तरफ y है। ठीक है, तो ये वेक्टर जो इस तरफ जा रहा है ये b है, इस तरफ वेक्टर जो जा रहा है ये a है, और हमारे पास जो वेक्टर जा रहा है ये a b, और इसको यहाँ से यूँ मिला दें। ठीक है, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट P है इसको इसके साथ मिला दें, तो OP हमारे पास एक वेक्टर बन जाएगा OP। तो ये वाला वेक्टर जो इसके साथ आएगा ये C वेक्टर होगा। तो जो मिलर इंडिसेस हैं, अब इस फिगर को मद्देनज़र रखते हुए हम देखें तो इन द मिलर इंडिसेस, तो मिलर इंडिसेस के अंदर फॉर डायरेक्शन, ऐसी मिलर इंडिसेस जो आप डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, आर डिफाइंड बाय थ्री स्मॉलेस्ट इंटीजर्स, आर डिफाइंड बाय थ्री स्मॉलेस्ट इंटीजर्स। इनको आप तीन स्मॉलेस्ट इंटीजर्स जो हैं इनसे डिफाइन करते हैं, दैट डिस्क्राइब्ड, जो कि डिस्क्राइब करता है द पोजीशन ऑफ द लेटेस्ट पॉइंट, द पोजीशन ऑफ द लेटेस्ट पॉइंट, किसी लेटेस्ट पॉइंट की पोजीशन को नियरेस्ट टू द ओरिजिन, जो कि ओरिजिन के नियरेस्ट हो, इन ए गिवन डायरेक्शन, किसी गिवन डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, जैसे ये पॉइंट है इस ओरिजिन के अबाउट, ये किसी गिवन डायरेक्शन में डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जो आपके पास साइड इंडिसेस आर एट द सेम टाइम द इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन, तो जो साइड की इंडिसेस होती हैं वो सेम टाइप पर इंडिसेस होती हैं डायरेक्शन की। द साइड इंडिसेस, जो साइड की इंडिसेस हैं, आर एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर द इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन की ही इंडिसेस है। साइड का भी मतलब होता है कि किसी चीज़ की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करना। तो अब हमारे पास जो वेक्टर OP है, ये देखें, ये वेक्टर OP, ठीक है, ये वेक्टर OP जो है आपके पास, ये हमारे पास आ रहा है N1A प्लस N2B प्लस N3C, ये वेक्टर आ रहा है। वेयर P इज़ अ लेटेस्ट पॉइंट, जहाँ पर वेयर P इज़ द लेटेस्ट पॉइंट, ये लेटेस्ट का पॉइंट है, और ये किसके नियरेस्ट है, ये नियरेस्ट है टू द ओरिजिन, नियरेस्ट टू द ओरिजिन। ठीक है ना, ये ओरिजिन है, तो ये पॉइंट इसके P जो है इसके नियरेस्ट है इन ए पर्टिकुलर गिवन डायरेक्शन, इन ए पर्टिकुलर गिवन डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर गिवन डायरेक्शन में। तो फिर इसका मतलब है कि देन हमारे पास N1, N2 और N3
कामा ख़त्म कर दें बेशक इसके अंदर, n1 n2 और n3 ये तीन इंटीजर्स हैं। इन द लोवेस्ट टर्म रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ p। तो जो लोवेस्ट टर्म्स है n1 n2 n3 के अंदर इन द लोवेस्ट टर्म के अंदर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ p। तो ये डायरेक्शन ऑफ p को लोवेस्ट टर्म के अंदर रिप्रेजेंट करेगा। अब जो हमारे पास इंडिसेस हैं इनको जो कैलकुलेट करने का तरीका है, ठीक है, वो प्रोसीजर जो है इसको हम देखते हैं डायरेक्शंस के लिए। तो पहले मैं डायरेक्शंस के लिए जो प्रोसीजर है उसको डिस्कस करता हूँ, फिर वो तीनों के लिए, प्लेन्स के लिए, उन सब के लिए जो है वो हम इसको डिस्कस करके देखेंगे। तो पहले नंबर पर हम डायरेक्शन के लिए, अब हमें पता लग गया कि डायरेक्शन बेसिकली क्या बता रही होती हैं। अब इसमें हम कैसे जो है वो डायरेक्शंस फाइंड करते हैं, वो तरीका ज़रा, वो प्रोसीजर जो है उसको हमने समझना है। तो द इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन, द इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन, तो जो डायरेक्शन की इंडिसेस होती हैं आर कैलकुलेटेड बाय अडॉप्टिंग, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर। द फॉलोइंग प्रोसीजर। तो अब ये प्रोसीजर जो है इसमें नंबर 1 के ऊपर हमारे पास पहले नंबर पे नोट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लेटेस्ट पॉइंट। नोट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लेटेस्ट पॉइंट। जो लेटेस्ट पॉइंट है, उनके जो कोऑर्डिनेट्स उनको नोट करें, नियरेस्ट, जो कि नियरेस्ट हो टू द ओरिजिन इन ए गिवन डायरेक्शन, नियरेस्ट टू द ओरिजिन इन ए गिवन डायरेक्शन। किसी गिवन डायरेक्शन में ओरिजिन के नियरेस्ट हो। तो पहले नंबर पर तो आप ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं पॉइंट के उनको नोट करें। दूसरे नंबर डिवाइड द कोऑर्डिनेट्स बाय अप्रोप्रिएट यूनिट ट्रांसलेशंस। नंबर 2 पे इन कोऑर्डिनेट्स को डिवाइड कर दें। डिवाइड कोऑर्डिनेट्स, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको डिवाइड कर दें बाय अप्रोप्रिएट, जो अप्रोप्रिएट है यूनिट ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशंस की मदद से। दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पे अगर आपके पास जो रिजल्ट है वो अपीयर करे एज ए फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई ईच ऑफ देम बाय स्मॉलेस्ट कॉमन डिवाइजर। अगर फ्रैक्शन में है तो इफ द रिजल्ट, अगर रिजल्ट जो है वो अपीयर करे, अपीयर्स एज फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन में अपीयर करे तो मल्टीप्लाई ईच ऑफ देम, मल्टीप्लाई ईच ऑफ देम, तो इन सब को आप मल्टीप्लाई कर दें बाय अ कॉमन डिवाइजर, बाय अ स्मॉलेस्ट कॉमन
डिवाइज़र, स्मॉलेस्ट कॉमन डिवाइज़र से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद चौथे नंबर के ऊपर पुट द रिजल्टिंग इंटीजर्स इन ए सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, पुट द रिजल्टिंग इंटीजर्स, अब जो रिजल्टिंग इंटीजर्स आ रहे हैं आपके पास इन ए सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो इनको पुट करें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, दैट इज एच के एल, जिसको हम कहेंगे कि एच के एल टू गेट द रिक्वायर्ड इंडिसेस, टू गेट द रिक्वायर्ड इंडिसेस, रिक्वायर्ड इंडिसेस को हासिल करने के लिए ऑफ दैट एंड ऑल द पैरेलल डायरेक्शंस, ऑफ दैट एंड ऑल द पैरेलल डायरेक्शंस। ठीक है, तो इन ब्रैकेट्स के अंदर इसको पुट करते हैं। तो अब हम नोट करें कि व्हेन वी स्पीक ऑफ ए डायरेक्शन वी डू नॉट मीन वन पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन बट ए होल सेट ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। तो जब हम डायरेक्शन की बात करें तो एक स्ट्रेट लाइन की बात नहीं कर रहे, बल्कि वो सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन जो हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो नोट दैट व्हेन वी स्पीक ऑफ ए डायरेक्शन तो जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं मिलर इंडिसेस के केस में, वी डू नॉट मीन वन पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन, वी डू नॉट मीन वन पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन। तो इसमें हमारा ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है, बट ए होल सेट ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन, but a whole set of parallel straight lines। लेकिन ये होल सेट होता है पैरेलल स्ट्रेट लाइंस का। तो अब आपने ये प्रोसीजर देखें कि जो इसमें 4 स्टेप्स हैं इस प्रोसीजर के अंदर। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स देखें जो लेटेस्ट पॉइंट्स के हैं ओरिजिन के, किसी गिवन डायरेक्शन है, फिर इन कोऑर्डिनेट्स को डिवाइड कर दें यूनिट ट्रांसलेशन से। फिर जो रिजल्ट अपीयर अगर वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो उसको मल्टीप्लाई कर दें कॉमन डिवाइज़र के साथ। फिर जो रिजल्टिंग इंटीजर्स हैं उनको एच के एल के अंदर पुट कर दें जो कि आपको इंडिसेस बता रहा है। और एक बार याद रखें कि एक पैरेलल लाइन को हम नोट नहीं करते, हम जो बंच ऑफ पैरेलल लाइंस होती हैं उनको नोट जो है वो करते हैं। तो अब आप देखें कि मैं यहाँ पर ये तो प्रोसीजर हो गया। अब ये ज़रा समझ में तब आएगा कि जब हम इसकी एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो नाउ सी दैट कि जो हमारे पास है, ये देखें ये देखें कि मैं एक क्यूबिक शेप बनाता हूँ। ये ठीक है जी, इसको इसके साथ मिला दें। अब हमारे पास ये यहाँ पे ये Z, ये मेरे पास Y और ये मेरे पास X। ठीक है, अब इधर ये B वेक्टर है, इधर ये A वेक्टर है, और जो Z के लॉन्ग होगा ये हमारे पास ये वाला ये C वेक्टर होगा, और ये यहाँ पे ओरिजिन है।
अब मैं ये ब्रैकेट्स में लिखता हूँ, इनको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। 1 0 1 ये बन रही है प्लेन, फिर इधर 1 1 ये 0 है, इधर ये 1 0 0 है इनकी डायरेक्शंस, और इधर ये 0 0 1 है, और यहाँ पर ये 1 प्राइम 0 0 है। ये इनकी डायरेक्शंस हैं। तो अब जो नोटेशन है हमारे पास, ये तो आप देखें हमने ये एच के एल इनकी डायरेक्शन जो है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी। तो अब जो नोटेशन है आपके पास, द नोटेशन एच के एल डिनोट्स ऑल डायरेक्शंस, डिनोट्स ऑल डायरेक्शंस। ये नोटेशन जो है ये डिनोट करती है ऑल डायरेक्शंस को, दैट आर इक्वलेंट, जो कि इक्वलेंट हैं टू एच के एल, एच के एल के इक्वलेंट है बाय सिमेट्री। तो जो हमारे पास क्यूबिक सिस्टम है, दस इन द क्यूबिक सिस्टम, जो हमने लैटिसेस पढ़े हैं उनके अंदर मैंने क्यूबिक सिस्टम आपको पढ़ाया है। तो उसमें ए बराबर है बी बराबर है सी के होता है, और अल्फ़ा बीटा और गैमा जो है वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो जो सिंबल है द सिंबल 1 0 0 indicates all 6 directions, indicates all 6 directions। तो ये जो 1 0 0 है ये तमाम 6 डायरेक्शंस को बताता है, यानी कि कैसे कि ये 1 0 0 जो है इसमें आप देखें कि ये इसमें 1 0 0 डायरेक्शन आ रही है, फिर इसमें 0 1 0 डायरेक्शन आ रही है, फिर इसके अंदर 0 0 1 डायरेक्शन आ रही है, फिर इसके अंदर 1 0 0 डायरेक्शन आ रही है, फिर इसके अंदर 0 1 0 डायरेक्शन आ रही है, और फिर इसके अंदर 0 0 1 डायरेक्शन जो है वो आ रही है। ठीक है जी, इसके लिए ये 1 0 0 के लिए ये सारी डायरेक्शन हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप देखें इसके लिए कि आल्सो हमारे पास जो है 1 1 0 हो, अगर ये तो 1 1 0 के लिए आप देखें कि 1 1 0 कामा 1 0 1 और कामा 0 1 1 और कामा 1 1 0 और कामा 1 0 और 1 0 1 और 1 0 1, ये देखिए ये आ जाएंगे। तो इनको हम जो है वो और मज़ीद इनको लिखेंगे आगे कि ये 0 0 1 इन्वर्जन जब आती है तो 0 1 1 और 0 1 1 1 1 0 और 1 0 1 आ जाएगा यहाँ पर। और ये यहाँ पर ये बेसिकली आप देखें तो ये एक्चुअली जो 0 1 1 है ये बराबर है 0 1 0 के। ठीक है जी, ये हो गया। इसी तरह
आप जो है वो ये ले सकते हैं 1 1, इसको भी लिख सकते हैं कि 1 1, 1 बार 1 1, उसके बाद 1 बार 1 और 1 1 1 बार और 1 बार 1 बार 1 और 1 बार 1 1 बार और 1 1 बार 1 बार और 1 बार 1 बार 1 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। तो 3 4 5 6 7 8 ये इसकी कम्बिनेशन जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। तो एग्जांपल अब देखते हैं कि जो है आप वो देखें कि हमारे पास क्लासीफाई करें मेंबर्स ऑफ 100 और 110 फैमिलीज इन डायरेक्शन ऑफ टेट्रागोनल सिस्टम। तो किसी टेट्रागोनल सिस्टम के लिए एक एग्जांपल देखते हैं छोटी सी। किसी टेट्रागोनल, ये आगे मज़ीद अभी आपको जो मैं बताऊंगा कि ये कैसे इनको लिखते हैं, इनकी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। तो अभी एक एग्जांपल छोटी सी देखते हैं कि एग्जांपल है कि आप क्लासीफाई द मेंबर्स ऑफ अब ये जो मेंबर्स हैं ये वाले 100 और 110 एंड 111, ये जो हैं इनके क्लासीफाई करें फैमिलीज ऑफ डायरेक्शन इन टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल सिस्टम के अंदर इन फैमिलीज़ को जो है वो आप डिस्कस करें। तो अब ये जो फैमिली ऑफ डायरेक्शंस है इसकी टेट्रागोनल के लिए तो सॉल्यूशन आप देखें कि फॉर टेट्रागोनल सिस्टम, तो जो हमारे पास टेट्रागोनल सिस्टम होता है इसके अंदर ए जो है वो बराबर होता है बी के, लेकिन ये सी के बराबर नहीं होता, और अल्फ़ा बीटा और गैमा जो है वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो अब आप इसको देखें कि पहले नंबर पर 100, इसको देखें तो इस 100 के बनेंगे 100, फिर इसके बाद बनेगा 010, फिर बनेगा इन्वर्जन के साथ 0 और फिर बनेगा 010, ये फैमिली आ जाएगी और ये बेसिकली बराबर है 0 के, 010 के, ठीक है जी। ये सारा जो है उसके बाद आप देखें कि फिर हम देखेंगे 001 को। तो 001 को अगर देखें तो 001 के अंदर हमारे पास आ जाएगा 001 कामा 001 बार, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए 110 के ऊपर। तो 110 में 110 कामा 1 बार 10 और कामा 1 बार 0 और कामा 1 बार 0, ये आ जाएगा। उसके बाद आ जाए आप फिर 011 के ऊपर। 011, तो 011 जो है इसमें ये हमारे पास आ जाएगा 011 ए कम्बिनेशन, फिर 101, फिर
0 बार 1 और फिर 1 बार 0 1 और 0 1 1 बार और कामा 1 0 1 बार और कामा 0 1 1 बार बार और कामा 1 बार 0 1 बार, और ये सारा बराबर होगा आपका 1 0 1 के। ठीक है जी। उसके बाद तीसरे नंबर पे 1 1 1, ये 1 1 1, तो ये आपके पास 1 1 1 जो है ये आ जाएगा 1 1 कामा 1 बार 1 1 1 बार 1 1 फिर 1 बार 1 फिर आ जाएगा 1 1 बार 1, उसके बाद आ जाएगा 1 बार 1 बार 1 और 1 बार 1 बार 1 और 1 बार 1 बार 1 बार। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इधर एक और भी आएगा यहाँ पर जो होगा 1 बार 1 बार 1। हाँ, तो ये टोटल 8 जो हैं कम्बिनेशन ये बन जाएंगे इसके। ठीक है। अब इसी तरह ये कम्बिनेशन आपको किसी सिस्टम के भी ये दिए जा सकते हैं, टेट्रागोनल के भी दिए जा सकते हैं, हेक्सागोनल के भी दिए जा सकते हैं, किसी भी सिस्टम के दिए जा सकते हैं कि इनके निकाल के ये जो हैं इनको आप दिखाएं। तो अब मसलन जो आपके पास HKL डायरेक्शन है, जो HKL होता है ये वाला, ये देखें आप, ये जो HKL है, ये HKL ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये जो होता है ना HKL, ये फैमिली ऑफ डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अब ये सारी, ये तो सिर्फ डायरेक्शन है ये जो आ रही है बड़ी ब्रैकेट में, लेकिन जो छोटी ब्रैकेट में है वो सारी फैमिली ऑफ डायरेक्शंस जो हैं वो आ रहे हैं। तो इनको हम फर्दर भी आगे स्टडी करेंगे और इनको मज़ीद सीखने की कोशिश करेंगे कि हम इनको किस तरह जो है वो राइट डाउन करते हैं और इनसे रिलेटेड जो है वो एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है मैं यहीं पर जो लेक्चर है उसको एंड कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो मज़ीद इसको डिस्कस करके जो है वो हम देखेंगे। इन्हीं मिलर इंडस्ट्री को क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक है और समझने वाला टॉपिक है। शुक्रिया आपका।